जी अपनी बात पूरी करिए। क्या आप जिस तरह से कह रहे थे कि ये पूरा जनादेश, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं अलीम जी? जी, मेरी बात बीच में कट गई थी। जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी लगातार एक तहरीक चला रही है, रेजिस्टेंस कर रही है नफरत की सियासत के खिलाफ, पहचान की बुनियाद पर की जाने वाली सियासत के खिलाफ। और आपने देखा होगा चुनाव के नतीजे अपनी जगह पे हैं, उसका स्वागत है, जो जनादेश है उसका स्वागत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस आइडियोलॉजी की लड़ाई लगातार लड़ रही है, एक लोगों को लामबंद करने की लड़ाई लड़ रही है, जिसका हमें फायदा भी मिला। यकीनन हम चुनाव हारे हैं, लेकिन राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में जब भी, इससे पहले जब भी हम हारे तो बहुत ही मार्जिन जो है बहुत फर्क रहा है चुनाव हार जीत का। और हम जो है बहुत सारी जो चुनाव के नतीजे रहे उसकी समीक्षा होगी, जरूर होगी, लेकिन चुनाव हार जीत से ये तय नहीं हो जाता है कि हमारी आइडियोलॉजी और हमारी जो तहरीक थी नफरत की सियासत के खिलाफ वो गलत थी। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हम जो है एज कांग्रेस पार्टी जो गांधी की विरासत जिसके पास है, नेहरू की विरासत, अंबेडकर की विरासत, मौलाना आजाद की विरासत, आजादी की छतरी है, उस छतरी को लेकर के हम चल रहे हैं कि हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, हम इसके लिए कमिटेड हैं कि हम जनता को भीगने नहीं देंगे। हम जो है किसी भी हाल में चुनावी नतीजे, पॉलिटिकल पार्टीज की तारीख में हार जीत अपनी जहां होते हैं, जमहूरियत में हार जीत के अपनी जाहिर सी बात है, हार होती है, जीत होती है, लेकिन हम किसी हार जीत से यह तय नहीं हो जाता है कि हम जो है हमारी आइडियोलॉजी या हम अपने उसमें, हाँ जरूर है ये कि हम कहीं ना कहीं उस नफरत की सियासत, जो एक मजहबी जुनून की सियासत, जो आपने इलेक्शन के दौरान आपने जो तकरीरें सुनी होंगी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने शीर्ष नेतृत्व था, उनके जो भाषण सुने होंगे आपने, जो तकरीरें सुनी होंगी, उसमें जो है योजनाओं से ज्यादा, विकास के मॉडल से ज्यादा और डेवलपमेंटल मॉडल ज्यादा पूरी नफरत की जबान रही है। हम उस नफरत की सियासत के खिलाफ खड़े हैं। हम किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए हम उस एजेंडे पे नहीं चल सकते हैं। हम गांधी की विरासत, जो साझी विरासत है, जो इस देश को जोड़ने की सियासत है, उस देश को जोड़ने की लड़ाई हमारी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हम जरूर इसकी समीक्षा करेंगे कि कहां कमियां रही हैं। हम जनता के बीच में फिर से जाएंगे, लगातार मौजूद हैं, आगे भी जाएंगे और हम जो है जनादेश हासिल करेंगे। जी ठीक है। ओपी यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी। इन परिणामों को आप कैसे देखते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, जिस तरह से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, वहां के मतदाता वोटिंग करते समय किन बातों को ध्यान में रखे हैं? क्या उन्होंने पार्टी का नाम देखा है, प्रत्याशी का नाम देखा है, या मुद्दों को देखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है, जीत का जो सेहरा भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को मिला है, निश्चित तौर पर इसमें कई फैक्टर हैं। इसमें एक तो राम मंदिर के मुद्दे पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म की बात, डेवलपमेंट की बात, और जो कामराज प्लान भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया, जैसे उत्तर प्रदेश में उदाहरण के तौर पर 16 पार्लियामेंट सीटें लूज कर गई है भारतीय जनता पार्टी। उसकी रणनीति बहुत पहले से, लगभग 1.5 साल पहले से ही सेंटर के कई मंत्रियों को जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में सौंपी गई। इसी मॉडल की बात मैं कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जो सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, सिटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी के थे, वहां कांग्रेस पार्टी ने अपनी अलग से रणनीति बनाई, अलग से एक स्ट्रेटजी प्लान किया और उस हिसाब से कामराज प्लान लागू किया। जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, उन कैंडिडेचर को ड्रॉप कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखिए कि बहुत कद्दावर व्यक्तियों को, भारत सरकार के मंत्रियों को मध्य प्रदेश के चुनाव में उतार दिया। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए कि ओम माथुर साहब की तरह के संजीदा व्यक्ति को, जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के प्रभारी रहे हैं, बहुत तकनीकी भाव से छत्तीसगढ़ भेज दिया और वहां वो तब तक जमे रहे जब तक नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए।
तो भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राम मंदिर का मुद्दा, अध्यात्म की सियासत। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब जो नाथ संप्रदाय से आते हैं, खुद अलवर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अलवर के बाबा बालकनाथ जी, उनके नामांकन कराने पहुंचे। तो एक जो अहिरवाल और मेवात की पट्टी है राजस्थान की, इस पट्टी में खासकर अहिरवाल में एक अध्यात्म का बड़ा मैसेज, नाथ संप्रदाय के दोनों संत हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को के रणनीतिकारों ने उन जगहों को चुना जहां जातिगत आधार पर, जहां धर्म के आधार पर, अध्यात्म के आधार पर, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के आप देखिए कि बसों की बात की गई कि हम दर्शन कराएंगे। तो एक बड़ी बड़ी कई चीजों पर काम किया गया। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कि खुद बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, किरार कम्युनिटी से आते हैं, और वो सिर्फ धाकड़ और किरार कम्युनिटी के नेता बन करके नहीं, वो संपूर्ण ओबीसी की बात हो रही, जहां जातीय जनगणना की बात हुई। कांग्रेस पार्टी नीतिगत मुद्दों पर बात करती रह गई, लेकिन लीडरशिप पे रह करके आप देखिए अरुण यादव ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं, पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे, उनके पिताजी भी पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे, डिप्टी सीएम रहे। उनका क्या उपयोग कांग्रेस ने किया? बुंदेलखंड के 19 के या 29 विधानसभाओं का इंचार्ज बना करके उनको एक जगह रोक दिया। लेकिन आप देखिए कि बुधनी का चुनाव में प्रचार करने खुद शिवराज सिंह चौहान मूवमेंट नहीं किए, उनके समर्थकों ने चुनाव को संभाला और 1 लाख की लीड है बुधनी में। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में बहुत प्लान्ड वे में और माइक्रो मैनेजमेंट। मैंने शुरुआत में कहा कि वोटर 3 तरह का है भारतीय लोकतंत्र में, ट्रेडिशनल वोटर, बैलेंसिंग वोटर और फ्लोटिंग वोटर। भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने ट्रेडिशनल परंपरागत मतदाताओं पर काम किया। बैलेंसिंग वोटर जिस कम्युनिटी का आप कैंडिडेट दे रहे हैं, और कैंडिडेचर का भी भारतीय डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह का कैंडिडेचर, उसका क्या प्रोफाइल है, उसका सामाजिक ताना बाना क्या है, उसका राजनीतिक ताना बाना क्या है, उसका समाज में दृष्टिकोण क्या है, समाज में मिलना जुलना कैसा है, वो सारी चीजों का बहुत बड़ा असर पड़ा। और दूसरा जो लीडरशिप में खासकर कांग्रेस पार्टी जो लूज किया राजस्थान में, आप देखिए कि पूरी तरह से जो टेस्ट है, राजस्थान का टेस्ट कई सालों से है। जब अशोक गहलोत साहब को कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर बनाया, तभी एक माहौल था कि जाट कम्युनिटी से चीफ मिनिस्टर आएगा। आप देखिए कि परसराम मदेरणा साहब से लेकर के अभी देखिए गोविंद सिंह डोटासरा साहब तक लगातार ये था। आप जरूर पीसीसी प्रेसिडेंट, फिर 40 विधानसभा सीटों में गुर्जर कम्युनिटी का प्रभाव। जब मैसेज चला गया, प्रधानमंत्री जी ने उस मुद्दे को अपने अधिग्रहण में ले लिया, उसको अपने संवाद में ले लिया कि गुर्जर कम्युनिटी को ठगा गया है, उसकी लीडरशिप को ठगा गया। ये मैसेज जब पास ऑन हो गया, तब आपने एकता की बातें शुरू की। आप देखिए मध्य प्रदेश में देखिए कि क्षेत्रीय दलों के साथ संवाद किस तरह टूटा, किस तरह जवानी नुरा कुश्ती शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। 100 से ज्यादा विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा में, देश के सबसे बड़े सूबे में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उसके बारे में अखिलेश वखलेश जैसे शब्द आ गए। आप देखिए जुबानी जो नुरा कश्ती है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जनता में गया कि जब आप साथ बैठ नहीं सकते, साथ बात नहीं कर सकते, साथ चाय नहीं पी सकते, तो नतीजे कैसे परिभाषित करेंगे? इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को ट्राइबल पॉलिटिक्स में कैसे गंभीरता से नहीं ले सकते? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ क्या संवाद कांग्रेस ने किया? आप सबको समायोजित करते, एक गुलदस्ते में बैठाते, और जिस तरह इंडिया गठबंधन पर मनोबल बढ़ाने के लिए तो साथ बैठा जा सकता था। समाजवादी पार्टी 7 सीटें मांग रही थी। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश से सटे जो विधानसभा सीटें, उनके नतीजों का एनालिसिस करिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की गलती कहां से शुरू हुई। 2018 में मैं आगे भी ओपी यादव जी मैं आगे आऊंगा आपके पास, और भी छत्तीसगढ़ को लेकर स्पेशली आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि वहां पर किस तरह का माहौल है। सुशील दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशील जी, आपने सभी का बयान सुना होगा, आपने कमलनाथ को सुना, आपने अशोक गहलोत को सुना, और आपने अजय राय को भी सुना, कांग्रेस पार्टी के जो कहा जाए कि अध्यक्ष हैं। आपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी सुना होगा। ये जो रुझान आ रहे हैं और पूरा पर्सपेक्टिव आप देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हरा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई मध्य प्रदेश में भी दिख रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे रुझान को लेकर? शांतनु जी, मैं आपके साथ सवेरे 11 बजे भी था, तब से लेके मैंने कई चैनलों पे होके अब आपके पास यहाँ बैठा हूँ। बहुत बधाई इस देश की प्रबुद्ध जनता को, और सबसे बड़ी बात कि अब ईवीएम का रोना कोई नहीं रोएगा जी, ये क्लियर हो गया। शांतनु जी, 71, 96 और 108 ये थी कांग्रेस के पास अभी सीटें। 71 से घट के छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से 36, 32 या 32 ऐसी कुछ सीटें इनके पास आई हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ?
शांतनु जी, तम्रध्वज साहू, जी उनको इग्नोर करने की क्या अवस्था थी राहुल गांधी को। और दूसरी बात शांतनु, अगर प्रियंका का आशीर्वाद है तो क्या भूपेश बघेल पूरा छत्तीसगढ़ को अपनी जेब में डाल लेंगे? अंत में वो जो केपी सिंह देव तो बाद में आए ना, एकदम अभी तो आए ना चुनावी वर्ष। ठीक है, तो कितनी सीटों में फर्क पड़ दिया। टीडी साहू ने कितनों पर, कम से कम 18-19 सीटों पर 18% साहू है छत्तीसगढ़ में। काहे लिए इग्नोर किया? क्योंकि प्रियंका का आशीर्वाद था। प्रियंका ने तो पंजाब में भी तो चन्नी को बनाया था, अमरिंदर चले गए थे। कौन चन्नी क्या है? तब प्रियंका क्या राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं वहाँ की किसी स्टेट की? साजिद विरासत, गांधी की विरासत और आज़ादी की, अब 100 साल 70 साल हो रहे हैं। अब आइए इस पे मध्य प्रदेश पे 96 कितनी बची हैं? कुछ 60-60 के आसपास बची हैं। इतना अहंकार मोदी को कहते हो अहंकार। अब मोदी नहीं है, अब मोदी का युग शुरू हो गया है शांतनु जी, मोदी का युग शुरू हो गया है। अब ये नरेंद्र भाई मोदी है, जो पार्टी है ये बीजेपी नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी पार्टी है। अब आप कह रहे हो अखिलेश बखलेश, और फिर हमारे यादव जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मध्य प्रदेश में अगर आप इंडिया गठबंधन की आप एक जो आपने बनाया था, तो आपको सबको समाहित करना चाहिए था। मध्य प्रदेश वो जगह थी, यदि छत्तीसगढ़ में आपने नहीं करना था ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आपकी सीमाएं लगी थी। योगी जी ने रात दिन मस दिया मध्य प्रदेश और राजस्थान को। लोग कह रहे थे क्या वो प्रभारी हो गए, और कमलनाथ के ऊपर आशीर्वाद था दिल्ली का। तो अब दिल्ली का आशीर्वाद होता है तो आदमी बेअंदाज हो जाता है। उस बेअंदाजी का रिजल्ट है, और भी तमाम कई कारण हैं, लेकिन वो बेअंदाजी का रिजल्ट है कि ये सड़क पे पैदल। अब दूसरी, जबकि पिछली बार यही कमलनाथ चुनाव जीते थे। लेकिन अब चीज़ है, अब आइए इस पे राजस्थान में केवल कन्हैया लाल के उसने जो खून से टपकता हुआ। अब ये है राजनीति 80-20 का जो चला था आज से कई साल पहले, ये 80-20 हिंदू मानस के दिमाग में मोदी ने, बीजेपी ने बैठा दिया है। और ये जो हिंदू मानस का जो 80-20 का मामला है, हिंदू और मुसलमान का, ये ऐसे जा रहा है अंदर अंदर, धीरे धीरे ऐसे इंजेक्ट हो रहा है उस पर, इस एरिया से, कि आप सोच नहीं सकते हो। इतने जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे थे, ये बोला जहरीला बोला, जब इस देश की आप जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है, अरे भाई उसी जनार्दन ने तो। जी सुशील जी, वापस आऊंगा आपके पास। एक बड़ी खबर, तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर तेलंगाना